आज हम नीट 2020 में जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम एल्काइल हैलाइड से देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में एल्काइल हैलाइड से आया था। तो इसमें देखिए आपके पास क्या था, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ये आपको गिवन है, टोल्यूइन को जब क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में हीट करते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास कोई कंपाउंड एक्स बनता है। इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपने पास यहाँ पे बेंजाइलडिहाइड बनता है। क्या बनता है? बेंजाइलडिहाइड। तो आपसे बोल रहा है आपको जो एक्स कंपाउंड है वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो रिएक्शन होता है ये रिएक्शन है आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड होता है। ठीक है, तो दिस इज हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। ठीक है, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ये आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, देखिए ये आपके पास यहाँ पे मैं सभी कंडीशन लिख देता हूँ। CH3 Cl2 H। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड। और अगर मैं सेकंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस कराता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, आपका SN1 रिएक्शन हो जाएगा। ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे H+ भी लीव करेगा। तो मेरे पास बन जाएगा फर्स्ट स्टेप में बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो मेरा X मतलब मेरा X ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो X मेरा ये भी नहीं हो सकता है। सेकंड चेक करते हैं, अगर मैं यहां से Cl2 के साथ इसको रिएक्ट कराता हूं और मैं यहाँ पे 2HCl लीव कराता हूं तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे CH Cl2। अब इसका अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो क्या हो जाएगा, अभी अपने को पता है ये H2O यहाँ पे अटैक करेगा और Cl एक बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है तो H2O यहाँ पे 2 बार अटैक करेगा, 2 Cl यहाँ पे निकलेंगे। ठीक है, तो मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरह से CHOH OH। अब अपने को पता है जब भी एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH ग्रुप आ जाते हैं तो वो कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है और वहां पे इमीडिएट लॉस होता है वाटर का। तो ये हाइड्रोजन अपने सिग्मा बॉन्ड को यहाँ पे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। ये OH यहाँ से लीव कर जाएगा, मतलब H2O यहाँ पे लीव कर जाएगा और मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा CHO। ठीक है, तो दिस इज माय X एंड दिस इज माय A कंपाउंड या जो भी इसको नाम गिवन था। ठीक है, तो मतलब मेरा जो यहाँ पे X होगा वो आपका दिस वन। ठीक है, तो X क्या होगा मेरा थर्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3। ठीक है, अगर हम लास्ट वाले ऑप्शन को भी देख लें भाई एक बार, अगर हम लास्ट वाले ऑप्शन को भी एक बार देख लें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आया था। अगर हम लास्ट वाले को देख लें, अगर मेरा CCl और मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ पे अटैक करेगा, Cl लीव करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, दूसरा Cl लीव करेगा, तीसरा Cl लीव करेगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा OH OH OH। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से मैंने अभी बताया था आपको, अगर एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप आ जाते हैं तो वहां पे वाटर का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही H2O निकलेगा मेरे पास यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, COOH। तो इसका मतलब ये भी हमारा X नहीं हो सकता, तो X क्या है हमारा दिस वन। ठीक है, थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड followed by hydrolysis will give isopropyl alcohol, secondary butyl alcohol, tertiary butyl alcohol and isobutyl alcohol।
ठीक है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है यहाँ पे। तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आपसे यूज करा रहा है। तो देखिए जनरली मेरे पास जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और उसको अगर मैं कीटोन के साथ रिएक्ट करता हूं तो ये यहाँ पे अटैक करेगा कार्बोनिल के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पोलैरिटी है। ठीक है, CO बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर डेल प्लस चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा। मेरे पास यहाँ पे सॉल्वेंट होना चाहिए ईथर, तो मेरे पास कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा RCO नेगेटिव R एंड MgX। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करा रहे हैं भाई, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो हाइड्रोलिसिस करा दीजिए इस रिएक्शन का, ये बॉन्ड इस तरह से टूट जाएगा और आपके पास बन जाएगा यहाँ पे ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अपने को गिवन था एसीटोन, मतलब R की जगह क्या है, R की जगह एसीटोन CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। और अब आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे गिवन है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इधर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये अटैक करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन का यहाँ पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट कर जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा इधर CH3O नेगेटिव और MgBr इसको यहाँ पे स्टेबलाइज करेगा, CH3। फिर अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा इधर CH3OH CH3 3 डिग्री अल्कोहल। अब अपने को चेक करना है, अपने ऑप्शन में गिवन था आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये भी नहीं हो सकता, अपना आइसोप्रोपाइल नहीं बन रहा है अपने पास। अपने पास क्या बन रहा है यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन रहा है अपने पास। तो अपना जो आंसर हो जाएगा थर्ड, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन है कार्बेनोमाइन टेस्ट से आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, ये जनरली रिएक्शन होता है, कार्बेनोमाइन जो टेस्ट होता है वो जनरली आपकी 1 डिग्री, चाहे एलिफैटिक अमीनो चाहे एरोमेटिक अमीनो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो है ये टेस्ट आपका 1 डिग्री अमीन ही देता है। अब ये एलिफैटिक भी हो सकता है, ये एरोमेटिक भी हो सकता है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है RNH2 और इसको हम रिएक्ट करते हैं यहाँ पे CHCl3 क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका NH2 ग्रुप है ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, RNC। दिस आइसोसाइनाइड विल फॉर्म हियर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो आपका कार्बेनोमाइन टेस्ट है उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपका जो अमीन है वो या तो 1 डिग्री ही होना चाहिए, वो एलिफैटिक भी हो सकता है एरोमेटिक भी हो सकता है, दोनों एलिफैटिक और एरोमेटिक ये टेस्ट देते हैं। तो अगर हम ऑप्शन को यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये आपका 2 डिग्री अमीन है, मतलब ये भी ये टेस्ट नहीं देगा। ये आपका 3 डिग्री अमीन है, ये भी आपका टेस्ट नहीं देगा। यहाँ पे मिथाइल लगाया था उसने, यहाँ पे इथाइल लगा दिया, ये भी 2 डिग्री अमीन है, तो ये भी ये टेस्ट नहीं देगा। बचा आपके पास एक ऑप्शन एनिलीन, तो आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का तो क्या हो जाएगा अभी फर्स्ट, ये की 1 डिग्री अमीन था आपके पास में। ठीक है, एनिलीन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था आपके पास, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो देखिए ये जो रिएक्शन था, जब भी भाई एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन हम बेस की प्रेजेंस में करते हैं तो वहां पे 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, या तो एल्डोल रिएक्शन होगा या आपके पास कैनिजोरो रिएक्शन होगा। अब एल्डोल रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है,
एल्डोल रिएक्शन के लिए जो भी आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मस्ट। ठीक है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा एल्डिहाइड और कीटोन के पास तो जो भी रिएक्शन होने वाला है वो आपका कैनिजारो रिएक्शन होने वाला है। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर अपने को गिवन था, एक था आपके पास बेंजाल्डिहाइड और दूसरा था अपने पास एसिटोफिन। ठीक है, और ये NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो अगर आप देखें तो ये जो आपके पास बेंजाल्डिहाइड है इसके पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अगर आप एसिटोफिनोन को देखें तो ये आपका अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब अगर अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे तो भाई आपका कौन सा रिएक्शन होने वाला है? एल्डोल रिएक्शन होने वाला है। अब एल्डोल में भी 2 रिएक्शन होते हैं। अगर आपके पास सेम एल्डिहाइड ग्रुप होंगे, सेम एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है तो उसको हम एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। अगर डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट एल्डिहाइड ग्रुप अपने पास होंगे तो उसको हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोला जाएगा। तो यहाँ पे एक अपने पास बेंजाल्डिहाइड है, दूसरा अपने पास एसिटोफिनोल है। तो ये जो रिएक्शन होने वाला है 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ग्रुप के बीच में, 2 डिफरेंट एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल के बीच में, इसको बोला जाएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अगर 2 सेम एल्डिहाइड कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता, जैसे मेरे पास होता CH3 CHO CH3 CHO और NaOH के साथ में करता, तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वो सेम है, तो यहाँ पे मेरा रिएक्शन होता एल्डोल। ठीक है, और यहाँ पे एक एल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड है आपका बेंजाल्डिहाइड, दूसरा एसिटोफिनोन, तो दोनों कंपाउंड आपके डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपका जो रिएक्शन होने वाला है वो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो आपका जो इसका आंसर बन जाता 4। ठीक है, 4th आंसर आता। इंटरमीडिएट से आपका क्वेश्चन आया था, अ टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आपको रीजन गिवन था फर्स्ट माइनस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, प्लस आर इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, माइनस आर इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, और लास्ट है आपके पास हाइपर कंजुगेशन। तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। पहले तो हम बना देते हैं, अपने को गिवन क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। एक तो है आपको टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन और दूसरा है आपको गिवन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन and this is secondary ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। तो देखिए सबसे पहला आपको गिवन है माइनस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप आपका कैसा ग्रुप है भाई? ये आपका एक एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट। तो पहला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो चुका है। दूसरा भाई आपके पास माइनस आर इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, बिल्कुल गलत बात है। जो आपका CH3 ग्रुप है उसका वो प्लस आर इफेक्ट भी नहीं लगाता है। प्लस आर इफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए? जो भी आपके पास ग्रुप है उसके पास क्या होने चाहिए? लोन पेयर। तो एक ग्रुप क्या करता है? अपने लोन पेयर को रेजोनेंस के थ्रू कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डोनेट करता है, तो इस तरह के ग्रुप को बोला जाता है प्लस आर वाला ग्रुप। ठीक है, और माइनस आर वाला ग्रुप भी आपका CH3 ग्रुप जो है आपका माइनस आर इफेक्ट भी शो नहीं करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। लास्ट ऑप्शन बचता है आपके पास हाइपर कंजुगेशन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट में जो कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्फा हाइड्रोजन है मेरे पास 9, और यहाँ पे अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन काउंट करूं तो यहाँ पे 3 और 2 हो गए मेरे पास 5। तो 3 और 2 हो गए मेरे पास 5।
अब हम लोगों ने पढ़ा है कि मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यहाँ पे 5 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसलिए टर्सरी ब्यूटाइल जो आपका कार्बोकेटाइन है वो हाइपर कंजुगेशन की वजह से ज्यादा स्टेबल होगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 4। ठीक है, क्लियर है? आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentan to form pentooine is beta elimination reaction, follow Zatsef rule, dehydrohalogenation reaction, और लास्ट ऑप्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और ऑप्शन आपको गिवन है, तो कौन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो देखिए आपके पास है 2-bromopentan। ये प्रोडक्ट आपका बन रहा है 2-bromopentan एंड दिस इज pentooine। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है, अब अपने पास जो एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं जनरली वो 3 तरह के एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, E2 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन, E1CV एलिमिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन से, ये मेरा अल्फा पोजीशन, ये मेरा बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन लीव करता है, अल्फा पोजीशन से लिविंग ग्रुप लीव करता है। मतलब यहाँ पे HX लीव करता है सभी रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन लीव करता है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। अब यहाँ पे 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं आपके पास, एक मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और दूसरी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है उसको हम सैडजेव या ज़ेडसेफ रूल भी बोलते हैं। तो आपका सेकंड वाला भी करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है। थर्ड, यहाँ पे जब भी एलिमिनेशन होती है तो 1-2 पोजीशन से 2 ग्रुप लीव करते हैं, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ पे लीव करता है। तो इस तरह के रिएक्शन जिसमें HX लीव करता है उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो मतलब आपका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। डिहाइड्रेशन भी रॉन्ग है, यहाँ पे कोई H2O लीव नहीं करता है। यहाँ पे क्या लीव करता है, क्या एलिमिनेट करता है, HX लीव करता है, इसलिए इसको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन बोला जाता है। फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो आपके जो करेक्ट ऑप्शन है A, B, C। तो आपका जो आंसर था वो फर्स्ट। ठीक है, आंसर था वो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट था। क्वेश्चन था वो अमाइनो एसिड से था। इसमें अगर हम देखें तो आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमाइनो एसिड। ठीक है, आपको गिवन है कि इनमें से आपका जो गिवन अमाइनो एसिड है वो कौन सा बेसिक इन नेचर है। तो जनरली जो अमाइनो एसिड का फॉर्मूला होता है भाई RCH COOH एंड NH2। अब अमाइनो एसिड अगर आप नाम में देखें तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एमीन ग्रुप भी होता हो और एसिड ग्रुप भी होता हो उनको अमाइनो एसिड बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे ग्रुप अटैच है इनके अकॉर्डिंग हम अमाइनो एसिड को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें एक एसिड ग्रुप एक बेसिक ग्रुप हो, उस तरह के अमाइनो एसिड को हम न्यूट्रल अमाइनो एसिड बोलते हैं। ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें एक्स्ट्रा COH ग्रुप आ जाए उसको हम एसिडिक अमाइनो एसिड बोलेंगे, जैसे एस्पार्टिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया। ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप आ जाए उसको हम बेसिक अमाइनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं सभी मॉलिक्यूल को यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए इनका। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर पता नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीरीन की, ठीक है, ये R ग्रुप ही चेंज होता है सब में, बाकी ये पार्ट आपका सेम रहता है। तो यहाँ पे जो आपका R ग्रुप होता है CH2OH। अगर आप देखें इस अमाइनो एसिड में एक NH2 एक COH ग्रुप है सॉरी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड।
ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। एलानिन की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है COOH एंड दिस इज NH2। तो अगर यहाँ पे भी हम ध्यान से देखें, एक NH2 ग्रुप है, एक COH ग्रुप है, तो ये वाला अमाइनो एसिड भी हमारा न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, मतलब ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। टायरोसिन की बात करें तो टायरोसिन का स्ट्रक्चर होता है आपके पास दिस वन। तो अगर आप टायरोसिन का स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें भी एक अमीन ग्रुप, एक आपका COH ग्रुप, तो ये भी आपका न्यूट्रल अमाइनो एसिड में आएगा, मतलब ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। लास्ट हमारे पास बचता है लाइसिन। तो लाइसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। लाइसिन का जो स्ट्रक्चर होता है तो अगर आप देखें लाइसिन में एक एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप आ चुका है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप आ चुका है, इसलिए आपका जो लाइसिन होगा वो बेसिक अमाइनो एसिड होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, क्लियर है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन पॉलीमर से आया था, ठीक है। इसमें अगर आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर, तो नेचुरल पॉलीमर में अगर आप देखें यहाँ पे ऑप्शन आपको गिवन है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो आंसर है वो आपके पास हो जाएगा सिस 1,4 पोली आइसोप्रीन, और इसका जो मोनोमर यूनिट होता है वो होता है भाई आपका आइसोप्रीन, ठीक है। जो आपका आइसोप्रीन होता है इसका जो सिस फॉर्म होता है उसको बोला जाता है नेचुरल रबर, और इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है उसको बोला जाता है गुट्टा पर्चा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आइसोप्रीन का जो सिस फॉर्म होता है उसको नेचुरल रबर बोला जाता है, इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है उसको गुट्टा पर्चा बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो पॉलीमर से हमारा जो क्वेश्चन था बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास फर्स्ट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट, ठीक है। An alkene on ozonolysis give methanol as one of the product. Its structure is, आपको गिवन है 4 स्ट्रक्चर है, आपको देखना है कि कौन सा एल्कीन आपको मिथेनॉल प्रोडक्ट, मिथेनॉल, ठीक है, CH2O कहां पे ये प्रोडक्ट आपका बन रहा है। तो देखिए ओजोनोलिसिस में जनरली आपको जब भी मिथेनॉल प्रोडक्ट की बात होती है तो आपका जो एल्कीन है, एल्कीन शुड बी टर्मिनल। जब भी मिथेनॉल की बात होती है भाई आपका एल्कीन टर्मिनल होना चाहिए। तो अगर आप यहां पे देखें तो आपका एक ही एल्कीन टर्मिनल गिवन है और वो है आपका थर्ड। अगर हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस भी करते हैं तो देखो, अगर हम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं CH डबल बॉन्ड CH CH3, जब भाई आप ओजोनोलिसिस करते हैं तो इसको क्या कर दीजिए, डबल बॉन्ड को हटा दीजिए और उसकी जगह क्या जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड को लगा दीजिए, तो एक प्रोडक्ट बन गया और दूसरा बन गया आपका CH3 CH डबल बॉन्ड। तो इसमें मिथेनॉल नहीं मिल रहा है आपको। सेकंड वाले में अगर हम देखें तो ये यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड और CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2 CH3 यहाँ पे भी आपको मिथेनॉल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको मिथेनॉल नहीं मिला। इसको यहाँ से काटते हैं तो भाई आपके पास एक प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको CH2 CH डबल बॉन्ड और दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको CH2 डबल बॉन्ड। देखिए मैंने आपको पहले बोला था कि जब भी मिथेनॉल प्रोडक्ट की बात करेगा ओजोनोलिसिस के अंदर तो आपका जो एल्कीन है वो टर्मिनल होना चाहिए, और यहीं पे आपका टर्मिनल एल्कीन था तो यहाँ पे आपको मिथेनॉल मिल भी रहा है, तो इसमें ये बन गया। फोर्थ को चेक करते हैं तो ये यहाँ से टूटेगा तो इसको डबल बॉन्ड OH और ये भी डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे भी आपको मिथेनॉल नहीं मिल रहा है।
एक ही ऑप्शन है जिसमें आपको मिथेनॉल मिल रहा है और टर्मिनल एल्कीन होना चाहिए था, मैंने आपको कंडीशन भी बता दी थी और उसके हिसाब से हमारा आंसर जो है हमारा है थर्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। ईथर से था एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI गिव, ये आपको 4 ऑप्शन गिवन है। एनिसोल को जब आपने HI के साथ रिएक्ट किया तो आपके पास क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा वो अपने को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को एनिसोल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो जो एनिसोल का स्ट्रक्चर होता है ये जनरली एक ईथर होता है, मिथाइल फिनाइल ईथर। इस मिथाइल फिनाइल ईथर को जब हम HI के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे सबसे पहले ईथर का प्रोटोनेशन हो जाता है और मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे दिस वन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो I नेगेटिव यहाँ पे लीव कर रहा है उस I नेगेटिव का अटैक होगा। अब देखिए अगर ये यहाँ से लीव करता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, और अपने को पता है बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। अगर ये यहाँ से लीव करता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा CH3 के, तो यहाँ से इसको क्लीवेज कराना ज्यादा बढ़िया रहेगा। मतलब I नेगेटिव जो है इस साइड से अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट कर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे फिनोल प्लस CH3I। ठीक है, क्लियर है? तो अपने पास जो प्रोडक्ट आ रहा है फिनोल प्लस मिथाइल आयोडाइड, तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो फर्स्ट था वो करेक्ट आंसर था, तो आंसर आ गया अपने पास फर्स्ट। वुड्स रिएक्शन से आया हुआ था और ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड डेट बाय वुड्स रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वुड्स रिएक्शन में क्या होता है। तो वुड्स रिएक्शन में जनरली क्या होता है, जो आपका एल्काइल हैलाइड है उसको सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तो आपके पास यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये जो मेथड है एल्केन बनाने का एक मेथड है। लेकिन एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी थी, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको बताया था कि ये जो मेथड है इससे सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर या सिमेट्रिकल एल्केन बनाए जा सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ एल्केन इस मेथड से नहीं बनाए जा सकते। क्यों नहीं बनाए जा सकते, मैंने आपको बताया था कि ऑड नंबर एल्केन जब आप बनाने जाओगे तो आपको एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है और उस मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए आपको काफी ज्यादा कॉस्टली होता है, काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इसलिए ये मेथड ऑड एल्केन बनाने के लिए एक अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हेक्सेन मतलब एन हेक्सेन इससे बनाया जा सकता है, ब्यूटेन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन भी इससे बनाया जा सकता है। हेप्टेन देखिए ऑड नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो मैंने अभी बताया आपको सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन बनाए जा सकते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनाए जा सकते। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता वो आपका थर्ड। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन आया था सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव बीटा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट एनसीईआरटी से था। अगर आप देखें वहां पे तो आपका जो सुक्रोज होता है जब हम उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वही आपको यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है, तो आपका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपके पास था अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो आंसर जो इस क्वेश्चन का था वो आपके पास था 3। ठीक है, तो बच्चों आज हमने
नीट 2020 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आए थे, बहुत इजी पेपर था केमिस्ट्री में, उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, कल हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू।